औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश और मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, कुदरती आफ़ात के लपेटे में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुआ है। अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर की, जहां तूफ़ानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके बायस मुख्तलिफ हादसात में 200 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में जाबाक अफराद की तादाद की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक KPK में क्लाउड बर्स्ट बारिशों और सैलाबी रेलों से होने वाले नुकसान की तफसीलात से मुतालिक PDMA का ये कहना है कि सूबे में अमवात की तादाद 206 से तजावुज़ कर गई, जबकि दूसरी जानिब कशीदगी के बाद ताहाल सूरत हाल वाज़े नहीं है। भारत और चीन 5 साल बाद सरहदी तिजारत दोबारा शुरू करने पर बातचीत कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP के मुताबिक ट्रंप के महसूलात से मुतासरा आलमी तिजारती निज़ाम में भारत चीन ताल्लुकात में नरमी लाने पर मजबूर है और माजी में बर्फपोश और बुलंदोबाला हिमालयाई सरहदी रास्तों से दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान तिजारत हुई थी। ताहम इसका हजम कम होता था, लेकिन फिर भी इसकी बहाली को अलामती तौर पर अहम समझा जा रहा है। आज का हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है सैलाब और सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ। इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, परवेज संदेला साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आप दिफाई तजियाकार हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अली बुखारी साहब ने, जनाब आपको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले परवेज संदेला साहब आपकी जानिब आऊँगा। परवेज संदेला साहब, ये जो कुदरती आफात हैं, माहौलियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली, इसके पेश नज़र KPK में कई सौ अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। इन हालात से निमटने के लिए पेशगी इकदाम क्यों नहीं किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक तो जाहिर है की तरफ से इस किस्म के जाहिर है मसाइल आते हैं, वो तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्योंकि अब हर गुजरते दिन के साथ पूरी दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये जो है ना, बदलते जो मौसम है और इसको लेकर बहुत ज्यादा मसाइल हैं और पूरी दुनिया इस पे सर जोड़ कर बैठी हुई है। हम यूरोप में रहते हैं। आज से 25 साल पहले यहाँ पर पंखे का भी जो है वो इस्तेमाल हमने ना सुना था ना कभी किया था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। तो ये कौमें जाहिर है बड़ी तेजी से उसके साथ चल रही हैं और उस पर बड़े फिक्रमंद है और उसके लिए जो हो सकता है वो कर रहे हैं। बदकिस्मती है हमारी कि पाकिस्तान में जिस तेजी से, देखें, पाकिस्तान का एक हिस्सा जहां से पानी आ रहा है, वो हमेशा ही जब भी इस किस्म के मसाइल होते हैं तो वो जिन मुश्किलात में फंसता है वो हर हर दफा देखते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि ये 4 5 7 साल के बाद होता था, लेकिन अब तकरीबन हर साल हो रहा है। और ये भी एक बदकिस्मती है कि ये सारे का सारा हिस्सा तकरीबन KPK में ही है। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती है कि KPK में पिछले 13 14 साल से एक ऐसी पार्टी की हुकूमत है जिनको स्वाय अपने लीडर के, जिनको स्वाय अपनी करप्शन के कुछ दिखाई देता ही नहीं है। अच्छा, मैं अब जाहिर है अब इस पे अच्छा नहीं लगता तनकीद की जाए, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। देखें, आपको पता है ना कि अब ये चीजें हो रही हैं, तो क्या ऐसा किया जा रहा है कि वो जो आबादियां दरियाओं के किनारे जहां से ये रेले गुजरते हैं, कि वहां से कितनी दूर तक इजाजत देनी चाहिए, कितनी ऊंचाई में, कितनी लंबाई में वो बिल्डिंगें बने, वो लोग आबाद हों, ताकि जब ऐसे मसाइल हों तो वो इसमें ना गिरे। ऐसा कोई निजाम ही नहीं है। अभी पिछले दिनों आपने देखा जो स्वात में हुआ था, क्या वो इनकी आंखें खोलने के लिए कम नहीं था कि अब आइंदा ऐसी चीजें ना हो। लेकिन इसके बावजूद अगर इन्हीं चीजों को किसी दूसरे में सूबे में लेके जाए तो आपको शायद ये इतनी ज्यादा तबाही या इतनी चीजें नजर ना आए, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ तो कम से कम होता है। लेकिन KPK में तो इंसानी जानों की कोई कदर ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहां पे 15 लोग जो है, 18 लोग एक पानी के दरमियान में खड़े रहे और 3 घंटे के बाद वो पानी में बह गया, लेकिन उनकी इमदाद के लिए कोई नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद मेरे ख्याल में इस पे अब पूरी कौम को, देखें, ये KPK हुकूमत अकेली भी अगर जो उसकी जिम्मेदारी उनको पूरी करनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस पे पूरी कौम को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, हुकूमत को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि ये आने वाले दिन में ये बड़े से बड़ा होता जाएगा, ये मसला छोटा नहीं होगा। ठीक है परवेज साहब, ठीक है। गजनफर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप क्या समझते हैं माहौलियाती तब्दीली को कितना फ़ीसद ब्लेम किया जा सकता है, और हुकूमत भी क्या इल प्लानिंग की मुर्तकिब है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या फिर फेडरल गवर्नमेंट हो? मौसमियाती तब्दीलियाँ तो अब होता है पूरी दुनिया में आती है, और ये
जैसे हम देख रहे हैं कि अभी सीजन्स बदल रहे हैं, उनके इफेक्ट्स बदल रहे हैं, जी टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, ओवरऑल पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज। आप बोला पिछले दिनों हुई अपना टेक्सास में इतना बड़ा सैलाब आया कि वहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो वो दरिया जो है वो 30 फुट ऊपर चढ़ गया था। तो ये चीजें तो हो रही हैं, लेकिन ये बाकी ममालिक और हमारे में फर्क ये है कि जब चीज एक दफा होती है तो उसके बाद लोग अगली दफा उसको कम से कम उस किस्म की जो कैटास्ट्रॉफी होती है उसको फेस करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे यहाँ सैलाब कब से आ रहे हैं मेरे ख्याल, जब से पाकिस्तान बना है जब से सैलाब आ रहे हैं, और हर साल सैलाब आता है। हमारे यहाँ जो एटीट्यूड है वो ये है कि जब सैलाब आए तो जो पॉलिटिशियंस है खास तौर पे जो गवर्नमेंट में होते हैं या कोई और इवन अपोजिशन में हो, गवर्नमेंट में हो, या कोई अदारों के हेड हो, वो बड़े बड़े लंबे लंबे जूते पहन के पानी में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों को बताना होता है देखिए जी हम तो पानी में खड़े हुए थे जब सैलाब आया, अगर सैलाब नहीं आएगा तो पानी में किस तरह खड़े होंगे। तो उनकी बजाय इसके को उसको मिटिगेट करें कि अगले साल सैलाब ना आए। और पाकिस्तान का इतना बड़ा धोखा हुआ है, इतना बड़ा हमारा नेशनल कैटास्ट्रॉफी है, ये नेशनल डैमेज है ये पाकिस्तान को, जो कालाबाग डैम नहीं बनने दिया गया। और इसके अंदर सिविल हुकूमतें भी आई, आर्मी की 2 हुकूमतें आई, जौलत आया, उसने पता नहीं कैसे कितने कितने काम से अफगान वॉर लड़ ली, अफगानिस्तान सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकाल दिया, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं की कि अपने मुल्क की, अपने बच्चों के, अपने लोगों के, अपने अवाम के फायदे के लिए एक कालाबाग डैम बना देता, जिससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तानियों को बिजली सस्ती मिलती बल्कि ये पानी बह के जाता है और जो इंडियन जहाज जिस वजह से प्रॉब्लम आती हैं और पूरे पंजाब से गुजरता है, सिंध से गुजरता है, उधर बलोचिस्तान चला जाता है, उससे हमारी बचत हो जाती, बिजली सस्ती मिलती, पानी स्टोर हो जाता। और अगर पहले वो नहीं बनाया था तो कितनी हुकूमतें आई और दरमियान में यहाँ से लेके सिंध तक बेताशा जो है वो स्टोरेज डैम बन सकते थे जिनमें पानी स्टोर हो जाता और आप उसको बाद में काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन ये कोई लड़की आज जो यहाँ पे ऐसी सोच कोई नहीं है, सोच इसलिए नहीं है कि अवाम भेड़ बकरियां हैं उनको मारो, इलीट का कल्चर है, और उस इलीट के कल्चर के अंदर इलीट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जब आप बताइए किस इलीट को नुकसान पहुंचता है जब सैलाब आता है या कुदरती आफात आती है। आजकल वो तो 8-10 अपना 40-40 तो गाड़ियां लेके कालवाए लेके अपनी सिक्योरिटी के लिए चलते हैं, उसमें 6 एम्बुलेंसेज होती हैं, 2 अपना ये जो होते हैं फायर टेंडर्स होते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती हैं। तो जो लीडरशिप इस किस्म के एंटोरेज में सफर कर रही होगी उसको क्या परवाह है कि जी अवाम के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ये इसी तरह चलेगा जिस तरह चल रहा है। आपने देखा नहीं KPK में वहाँ क्या हुआ, 2 घंटे वो फैमिली खड़ी थी 14 लोग, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसको पानी बहा के ले गया और चीखते रहे कि खुदा के लिए मदद करो, खुदा के लिए मदद करो, लेकिन ना फेडरल गवर्नमेंट हिली ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट हिली। सर गजनफर साहब, हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया, रेस्क्यू नहीं किया गया, लेकिन आज जब फिर से वही वक्त दोबारा आया, आज तो हेलीकॉप्टर भी जो है वो भेजा गया रेस्क्यू के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो हेलीकॉप्टर और उसमें मौजूद तमाम लोग इस दारिफानी से कूच कर गए। हाँ वो तो एक है ना, वो करण शाहिद थे, वो KP की गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर था, MI-17 था। असल में तो आपको रेस्क्यू मिशन के लिए छोटे हेलीकॉप्टर चाहिए होते हैं, और लेकिन क्योंकि KP की गवर्नमेंट के पास वो हेलीकॉप्टर था, उसकी डिटेल अभी तक पता नहीं चली, तो वो उन्होंने भेज दिया। लेकिन उसके साथ साथ देखें ना जलजले आते हैं, अब वहाँ पे जापान में बहुत जलजले आते हैं, तो जापान ने सोच आज के उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्डिंग का डिजाइन ही तब्दील कर दिया। यहाँ तक हो गया कि वो बिल्डिंग के नीचे ना वो शॉक ऑब्जर्वर लगाते हैं कि अगर जल्दा आए और बिल्डिंग हिले तो उसके नुकसान ना हो, या इमीडिएट वो क्विक रिस्पांस फोर्स है दुनिया में वो बना दी जाती है। आपको बताइए पाकिस्तान में जल्दा आया था और क्या तबाही हुई थी बहुत कश्मीर में उस जगह पे, तो बरतानिया से, अमेरिका से, कहाँ से वो रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्सेज और इवैक्यूएशन फोर्सेज आई थी। हमारे यहाँ तो जल्दा आ जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास वो वहाँ पे जो है उस वक्त भी ये जो स्टील को काटने के लिए जो है वो ही नहीं थी, मशीनें नहीं थी, नीचे जाने के लिए ड्रिल करने के लिए हमारे पास ऑगर ही नहीं, तो वो ही नहीं थे। तो इसके लिए आप कौमों को तैयार होना, और वो तैयार होना जब कि आपकी लीडरशिप सिंसियर हो। जब आपकी लीडरशिप की अगर सिंसियर ना भी हो, चलो करप्ट लीडरशिप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर सोच हो, पढ़े लिखे लोग हों, मुस्तकबिल में सोचते हो, देखते हो मुस्तकबिल के अंदर
कि जी क्या होना है क्या नहीं होना। तो अब हमारे यहाँ एक बदकिस्मती है, क्या करें, इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं और गालिबन इसी तरह बर्दाश्त करते करते बहुत से लोग चले गए हैं, बहुत से और लोग चले जाएंगे और ये गवर्नमेंट इन्हीं के हाथों में इसी तरह करके चलती रहेगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। अली बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अगर बात की जाए वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की, तो विफाक पर चढ़ाई के लिए तो सूबे की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, मगर सूबे के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसाइल को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। सर, क्या वजह है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यार, मैं 3 हिस्सों में आपकी बात को जवाब देता हूँ। नंबर 1 ये कि किसी को कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन इशू ये है कि मशीनरी है कौन सी। पूरे सूबे के पास एक हेलीकॉप्टर है जो आज वो भी क्रैश हो गया, ठीक है, और वाक कर देना बड़ा आसान है, लेकिन इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वहां पर नहीं पहुंची, बेसिकली उस टाइम भी जो स्वात वाला इशू हुआ, एक डिजास्टर हुआ, जो वो कुदरती आफत आई, और उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन यार मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, 5 मिनट की फ्लाइट पे कामरा का बेस मौजूद है, 10 मिनट की फ्लाइट के ऊपर जो है आपका दूसरा बेस मौजूद है, उसके साथ वो वाला नौशहरा के साथ वाला। तो बात यह है कि ऐसे एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हम। बात यह है कि आपके जो अभी आपने बात कर दी पॉलिटिशियन, यार आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है जो मुशर्रफ दौर की बनी हुई है, पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन इदारा है वो, जाके चेक कर लीजिएगा, टेक फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स। उसका हेड कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन आज चारों सूबों में, GB में, कश्मीर में और इस्लामाबाद के अंदर कोई एक ऐसी बिल्डिंग मौजूद नहीं है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता तो आप लोगों को वहाँ शिफ्ट करें। स्कूल खाली कराते हैं आप, चीज़ें वहाँ पर कराते हैं, जो बाहर से डेलीगेशन आता है वो विजिट किसका करता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। वज़ीर आज़म साहब हर तीसरे दिन वहाँ जा रहे हैं। नंबर दूसरी बात, बिल्कुल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा कसूर है, लेकिन कौन से पॉलिटिशियन भाई? ये फॉर्म 47 वाले जीते वालों को आपने बाहर मेरी तरह बैठा दिया, इस्लामाबाद से जिता के जिन्होंने बैठाया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नॉट ओनली द पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल इज नॉट सिटिंग इन द असेंबली, देन यू कैन एक्सपेक्ट सच लाइक थिंग्स। नंबर 3, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अगर 1906 की GD शीट देखी हो, 1906 की जो अंग्रेज दौर की बनी हुई है, उसने एक एक रिवर बैंक और उसके साथ फ्लो ऑफ वाटर की एक एक जगह रखी हुई है। क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या वो जो जगह थी वहां से पानी एक्सीड करके बाहर आ गया? अगर हम टेक्सास की मिसाल देते हैं, मैं वहां देख के आया हूं, वहां पर सिटी के अंदर भी जो घर बने हुए ना, पुराने घर, वो जमीन से 6-6 फुट ऊंचे बने हुए हैं, नीचे लकड़ के फ्रेम के ऊपर, रीजन बीइंग कि वहां पर पानी आता था किसी दौर में, ठीक है। अब बात यह है कि अगर आपका रिवर बैंक 1906 की उसके मुताबिक, फॉर एग्जांपल ये इस्लामाबाद में कुरंग नाला है, इसका 400 फुट का 500 फुट का जो है वो रिवर बैंक उन्होंने रखा हुआ है। देख लीजिए कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान के पास सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, एक एक इंच की रिपोर्ट पड़ी हुई है। अगर आप उसको खत्म करके सारी की सारी NOCs दे के वहां पर जो है घर बना लेंगे और रिवर बैंक 200 फुट रह जाएगा, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी तो पानी आना है ना यार, चाहे वो क्लाउड ब्रस्ट हो या ना हो, लेकिन उसका फ्लो ऑफ वाटर का एक रूट तो होता है ना, या तो वो एक्सीड करके आबादी में घुसे, दैट इज समथिंग एल्स। अगर आबादी उसके अंदर घुसी हुई हो और पानी 20 साल से नहीं आया और अब आना शुरू हो गया, तो उसको अगर आप उसके साथ क्लब करें, दिस इज वेरी रॉन्ग। नंबर 4, आपने सुना है कभी पिछले, ये हमारी हुकूमत तो रही ना 3-3.5 साल, 40 साल से तो 2 पार्टीज की गवर्नमेंट ऑफ एंड ऑन रही है ना, उसके अंदर से आप 40 सालों के अंदर 20 साल जो है वो फौजी डिक्टेटर भी रह के चले गए ना। अब इशू ये है कि आपने पिछले कोई 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में सुना हो कि यार भल सफाई हो रही है, नाले साफ हो रहे हैं, नहरें साफ हो रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं। तो ये सारी चीज़ें किसने करनी है? ये सारी की सारी चीज़ें आपके इदारे बने हुए हैं, इदारा के ऊपर दूसरा इदारा बना देना इसका सोल्यूशन नहीं होता। जो इदारे में लोग बैठे हैं उनसे काम लेना ये इंस्टीट्यूशन का काम है, ये चीज़ होती है। आप अगर सफाई नहीं करेंगे, आप अगर प्रॉपर तरीके से, जितने मुझे ये बता दें कि जितने सोसाइटीज़ बन गई आपके नालों के ऊपर, इन नालों को NOC तो DC इस्लाम दी नहीं ना, DC ने दी, आपके चीफ कमिश्नर ने दी, आपके कलेक्टर ने दी, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे जो रिटायर होकर चले गए या जो लोग उसमें शामिल हैं, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। किसी गरीब आदमी ने 5 मरले का प्लॉट ले लिया, 10 मरले का प्लॉट ले लिया, उस गरीब को क्या पता कि यहाँ पर पहले पानी आता था नहीं आता था? ये गवर्नमेंट का काम होता है, ये इंस्टीट्यूशन का काम होता है। इसके ऊपर हमने, आपको याद होगा तो बड़ा 100 मोटो नोटिस भी हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें मैं खुद भी अपीयर हुआ और बताया कि ये GD शीट्स के तहत हो रही हैं। तो ये कह देना, जैसे भी मैं सिंधिला साहब को सुन रहा था, वो गवर्नमेंट बैठी है, यार गवर्नमेंट ने तो हेलीकॉप्टर भेजा ना, वो तो एक कुदरती आफत आई थी ना। मैं तो ये कह सकता हूँ ना कि सिंध के अंदर पूरी बिल्डिंग गिर गई भाई, वो कुदरती आफत से नहीं गिरी थी, वो आप लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से गिरी थी। पंजाब में जो है वो बच्चों को वैक्सीन ना होने की वजह से बच्चे मार के, गलत वैक्सीन लगा दी आपने, ऑक्सीजन ना होने की वजह से बच्चे मार के, वो कुदरती आफत नहीं थी, वो आप लोगों की नेग्लिजेंस थी। इसलिए दोनों चीज़ों को क्लब मत करें, अपनी नालायकियां छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर मत डालें।
सही। इशू ये है कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, हमने आगे अब जरा बढ़ना है। चांस दे दें, बुखारी जो है साहब ना, सांस इसके ले लें, थोड़ा पानी पी नहीं, लें, किसी और को भी चांस नहीं, दे देना सर, हमें भी तो बताने नहीं, देना आप आपके बिल्कुल कारनामे। आपकी बात सुनो, थोड़ा आपकी चांस बात देना। मैंने देखिए देना है, 12 शुरू मिनट ही से आप आपसे हुआ गुफ्तगू ना। कर रहे हैं अब और शुरू ही 12 आपसे मिनट हुआ से तो आप भाई जो है वो अब कभी आप फौज चीज पर की डाल रहे सुने हैं, तो कभी सही। हुकूमत पर डाल रहे हैं। नहीं, तो आप मौका देखें देना, ना आपको जवाब दूं। मैं बताऊं भाई, कि आपके फौज का नंबर ये आएगा तो फौज की जवाब गलती देंगे है या मतलब आपकी गलती है? अब दें ये तो चांस बात है थोड़ा सा। यार, दिस इज नॉट द रियल बात आपको करने का। अगर आपको अपना टाइम पे आपने बोले, मैंने तो नहीं इंटरप्ट किया भाई आपको, तो यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। भाई आप जवाब दीजिएगा, मैं बड़ी तसल्ली से सुनूंगा और एज अ पाकिस्तानी मेरे पे फर्ज है, मैं वो अदा करूंगा। मैं किसी के जो है वो बिल्कुल खुशामद नहीं करूंगा, जो गलत होगा उसको कहूंगा गलत। दिस इज द डिमांड ऑफ द डे। सो आप अपनी बारी पे जरूर बोल लीजिएगा। मुझसे क्वेश्चन हुआ है भाई, तो मैंने ही जवाब देना ना। मैंने तो आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया ड्यूरिंग योर ऑल द आर्गुमेंट्स व्हिच यू हैव डन इसके ऊपर। तो अब इशू ये है कि हमने आगे अगर चलना है, क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, बिल्कुल सही कहा भाई। अभी बात कर रहे थे कि जी यूरोप में भी पंखे चलना शुरू हो गए, बाकी चीजें भी आ गई और हर चीज जो है इसके ऊपर जा रही है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि कालाबाग डैम या छोटे डैम स्टोरेज के लिए, क्योंकि स्वीट वाटर दुनिया में बिकता है, इसकी कीमत है। और आप एक जरा उठा के देख लें, जरा सर्वे करके देख लीजिएगा, 2010 में जो पाकिस्तान में सैलाब आया, उस स्वीट वाटर की कीमत जो थी, हमने अपने बजट से दुगनी जो है समुद्र में फेंकी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, किसी किस्म की भी कोई दूसरी राय नहीं है कि हमें इस चीज को कैटर करना है। एंड नंबर 3, एक परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर एक चीज स्टार्ट हुई थी, मैंग्रोव ट्री लगाना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि आपने देखा कि समुद्र आगे आ रहा था और उसने बहुत ज्यादा हमारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ठट्टा से लेके बदीन और इनको डैमेज करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ऑन द अदर साइड में देखता हूँ तो मैं सिंगापुर की अगर एग्जांपल देता हूँ तो हर साल वो 5, 7, 10 किलोमीटर समुद्र को पीछे करते हैं और टेरिटरी अपनी जो है जमीन को आगे लेके जाते हैं। पर ऑन द अदर साइड यहाँ समुद्र आगे आ रहा है और वो अगर आगे आ रहा है तो उसको हमने रोकना भी है। तो इसके लिए प्रॉपर एक कंसेंसस डेवलप होने चाहिए। यहाँ रातों रात बहुत से लॉस पास हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, तो यार इसके लिए भी कर लें। इस पे किसी ने रोका नहीं है, आगे आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगे। ठीक है अली बुखारी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। परवेज संदेला साहब, आपसे जानना चाहूँगा, रेस्क्यू और रिलीफ की सलाहियतों में किस हद तक इजाफा करना चाहिए था? कहाँ क्या गफलत देख रहे हैं? देखें अली बुखारी साहब जो है ना वो काबिल एहतराम है, लेकिन इंतहाई बेशर्म गुफ्तगू की उन्होंने। सर पहले मेरे सवाल का जवाब। नहीं, मेरी बात सुन ले परवेज साहब, पहले मेरे सवाल का जवाब। मेरी बात सुन ले सर, आपको मौका दिया जाएगा परवेज साहब, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब। बेहुदा गुफ्तगू है। कम से कम इन्हें तरीका तो बता दें, नेशनल मीडिया पे बैठे होते हैं, पहले कैमरा पे डाल नेशनल दिए। मीडिया पे बैठे होते हैं, अभी भी जो वहां पे सैलाब आया है, इनको इतनी शर्म नहीं आती कि अभी भी जो वहां पर आपकी फौज जो है वहां पे रेस्क्यू करने के लिए अपनी जान भाई अपनी बात करें, फौज का मत देख करें, अपने बताएं। आपकी वज़ीर आला साहब चली गई है भाई, आपकी वज़ीर आला पाकिस्तान छोड़ के चली गई है। इन्होंने बेहुदा गुफ्तगू करके सारा कुछ कैमरा पे डालना है, फौज पे डालना है, फौज के जवानों पे डालना है। भाई आपकी वज़ीर आला बाहर चली गई है। आज के अब देखिए ना, मेरी बात सुने ना। आप क्या बात करनी नहीं आती, आपको बात करनी नहीं आ रही, बदतमीजी कर रहे हैं आप नेशनल मीडिया में। लेकिन परवेज साहब, अली बुखारी साहब आपको इंटरप्ट करूंगा। परवेज साहब आप बताइएगा, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। साल की हुकूमत ने केपीके में क्या किया, आप ये बताएं। अपनी हुकूमत तरीका नहीं आता बात करने का, आप उनके साथ हमें प्रोग्राम में बिठा लेते हैं ना। इनकी तो अपनी इज्जत कोई नहीं है कि ना दूसरे की इज्जत छोड़ते हैं यार। इंतहाई थोड़ा यार करके इसके साथ कितना बिठा लिया मुझे यार। जिसके आप फॉलोअर हैं, जिसके आप मानने वाले हैं, उसकी क्या इज्जत है? को बुला लेते हो, जिस तरह आपका लीडर बदतमीज है, उसी तरह के आप बदतमीज हैं। अब आपने मेरी बात सुने यार, आप तो परवेज साहब, अली बुखारी साहब, आप थोड़ा दोनों थोड़ा काम डाउन हो जाएं। आप नेशनल मीडिया पर हैं इस वक्त। आपका बाप कहता था, जो आप लोग अपने बाप कहते थे उस वक्त, क्या वो बेहुदा गुफ्तगू नहीं थी? कमाल है यार, आप बात कर लेते। मुझे आप ये बताएं कि 13 साल की हुकूमत ने केपीके में लोगों को बचाने के लिए कौन से ऐसे इंतजाम किए थे, वो आपने नहीं बताए। आपने कहा कैमरा पे, आपने कहा फौज का कमाल है। ठीक है परवेज साहब। अली साहब, मैं आप दोनों की जानिब आता हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, मैं ज़रा मौजू थोड़ा सा चेंज करता हूँ और बात हो रही थी ज़रा इंटरनेशनल सैलाब के हवाले से। ज़रा इंटरनेशनली आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन 5 साल बाद सरहदी तिजारत दोबारा शुरू करने पर बातचीत कर रहे हैं। सर, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे कैसा पड़ेगा? पाकिस्तान पे इम्पैक्ट, पाकिस्तान की चाइना से ताल्लुकात है, भारत की भी चाइना, भारत के इंडिया से भी, भारत के या चाइना के भी आपस में ताल्लुकात है जी। चाइना और भारत की ट्रेड चलती है आपस में, चलती रही है डिस्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स, डिस्पाइट ऑफ ऑल दी क्लैशेस, उसके बावजूद भी ट्रेड एक इकोनॉमी एक ऐसी चीज होती है जो आपको पता है, पाकिस्तान में 1965 की वॉर हुई थी, उसके दरमियान भी, उस जंग के दरमियान 71 के दरमियान भी अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड जो वो चलती रही थी।
जी। तो अगर भारत और चाइना ट्रेड करते हैं आपस में तो पाकिस्तान और अमेरिका भी ट्रेड करेंगे। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को चाइनीज पे या किसी पे एतराज करना चाहिए। जिसकी चीजें बेहतर हैं, सस्ती हैं, वो बिकेंगी। अब अगर ट्रंप इंडिया पे टैरिफ हाइक कर रहा है तो टैरिफ भी हाइक कर रहा है ना कि वो चीप मार्केट जो प्रोवाइड नहीं करना चाहता, वो कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम अपने खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही चीजों को बनाएंगे। उसके साथ साथ आपको पता है भारत की और गजनफर साहब एक टोपी भी लगा रखी थी जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था, जो अभी आपने एक जुमला जो कहा है ट्रंप ने। या बिल्कुल वो मैं कह रहा हूँ ना, ट्रंप जो कुछ मोदी को कह रहा है और जो कर रहा है। तो गजनफर साहब इसके पीछे क्या मैसेज था ट्रंप का, जो उन्होंने जो एक सेंटेंस लिखवाया हुआ था और वो उस दौरान कि जब फील्ड मार्शल वहां मिलने के लिए गए, उसके बाद जब वो मीडिया से गुफ्तगू करने लगे तो उनकी टोपी के ऊपर वो सब जो है वो बड़ा हैरान और परेशान थे कि आखिरकार मामला क्या है, ट्रंप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। ट्रंप ने उस टोपी के ऊपर जो कुछ लिखवाया था, ये पाकिस्तान से जो उसकी एफिलिएशन उसने शो की है, उसके अलावा भी उसके पहले ही पैगाम दे दिया था भारत को। और असल में उसका पैगाम ये समझिएगा, वो सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं था, वो असल में रशिया के खिलाफ था। अगर वो भारत को ये कह रहा है कि आप रशिया से तेल न लें, तो बुनियादी तौर पे वो रशिया को भी चोक करना चाहता है। क्योंकि ट्रंप ने रशिया को और यूक्रेन की वॉर को कहा था कि मैं चुटकी भर में खत्म करा दूंगा, लेकिन वो जंग तो नहीं खत्म हुई। अब जेलेंस्की तो कहता है कि जी मैं जंग खत्म करना चाहता हूँ, अगर रशिया तैयार हो। प्यूटन कहता है आई एम विलिंग, मैं उसकी प्यूटन की चार्ज राइट है जिसके ऊपर वो जंग खत्म करेगा, वो वेस्ट को कबूल नहीं होंगी। तो ये जो भी चीजें हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने जो अपनी पावर डिस्प्ले की है, मिलिट्री पावर जो भी डिस्प्ले की है जी, उसके जरिए पाकिस्तान को दुनिया में एक स्टैंडिंग पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। और ट्रंप जो है वो आपको पता है चाइना, इजराइल और ईरान की भी जंग हुई है, पाकिस्तान की इजराइल से भी पाकिस्तान की ईरान से भी कनेक्टिविटी है, पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट से भी कनेक्टिविटी है। ट्रंप चाइना को भी कन्फ्रंट करना चाहता है और चाइना के अपोजिट पाकिस्तान जो वो उस वक्त की पोजीशन ये है कि वो चाइना को कन्फ्रंट भी करना चाहता है और चाइना से दोस्ती भी करना चाहता है। यानी दोनों चीजें उसकी बातों से जो है वो सामने मुख्तलिफ मौके पे आती रही हैं। तो अगर वो चाइना के साथ एक अच्छे ताल्लुकात लेके चलेगा तो उसमें पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान चाइनीज टेक्नोलॉजी के और चाइनीज के बड़ा करेगा। फिर पाकिस्तान ने जो चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, उसने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर दिया है। F-35 था, यहाँ पे J-17 थंडर और J-10C ने उस टेक्नोलॉजी को, PL-15 मिसाइल ने उस टेक्नोलॉजी को, और ये पता चल गया दुनिया को कि जो कहा करते थे कि चाइनीज के पास मिलिट्री जो म्यूनिशन है वो लेटेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न स्टैंडर्ड नहीं है या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो आपने देखा रफेल और चाइनीज जब F-17 थंडर या J-10C सामने आए तो कौन सा जहाज गिरा? 3 रफेल गिरे ना। तो बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसके ऊपर चाइना, अगर इंडिया भारत चाइना से ट्रेड भी करता है या चाइना भारत से ट्रेड करता है तो 100 बिस्मिल्लाह जरूर करें। पाकिस्तान को अपनी पोजीशन मजबूत करनी है और पाकिस्तान को भी अपना ट्रेड वॉल्यूम जो है वो चाइना से बढ़ाना है। अच्छा गजनफर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त जो है वो शायद पाकिस्तान के लिए ही या फिर इंडिया के लिए चाइना राहें हमवार कर रहा हो कि शायद इन दोनों के दरमियान जो पाक भारत कशीदगी है ये किसी हद तक कम हो जाए? ये भी कैन बी वन ऑफ द रीजन, लेकिन उसमें तो असल रोल तो भारत प्ले करेगा ना, चाइना तो नहीं प्लेगा। तो भारत तो कुछ ही मूड में नहीं। आज भी जो उसने नरेंद्र मोदी ने तकलीफ करके उसने कहा कि वो एक विष्णु का जो उनका जो लॉर्ड विष्णु है उसका जो एक हथियार है, क्या नाम है उसका, उसके नाम पे उसने कहा मैं 2035 तक इंडिया को जो है वो आयरन शील्ड, आयरन डोम की तरह की एक शील्ड प्रोवाइड करूंगा। यानी वो इंडिया के हिंदुओं को कह रहा है कि 2035 तक मुझे वोट देते रहो। और उसके अंदर उसने इंडिया के डिफेंस के अंदर अपनी फोर्सेस के अंदर उस मजहबी दहशतगर्दी के अंसर को डाल दिया है जो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो वो तो इससे इन हालात में नहीं चाहेगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। एंड देयर आर वॉइसेस बीइंग रेज्ड कि जी इंडिया एक और जंग की तैयारी कर रहा है या चाहता है कि एक और जंग में करे। रिजल्ट उसका क्या होगा वो इंडिया ने 2018 में भी देख लिया था, अभी देख लिया था। लेकिन आपको पता है दुनिया में इंडियन लीडरशिप से बड़ी बेगैरत बेशरम लीडरशिप ही नहीं है, बहुत बड़ी दहशतगर्दा लोना लीडरशिप ही नहीं है। उनसे बड़ी कमीनी बेगैरत और बेशरम लीडरशिप सिर्फ इजराइल के अंदर है। जो नेतन्याहू है वो उनका भी बाप है जिसने
1,500 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है और उसके पीछे ट्रंप खड़ा हुआ है। आपको पता है ये बैरी सैंडर्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कल अपने टीवी को अपना आके वहां पे कांग्रेस में वो उन बच्चों के नाम दिखाए हैं जो वाशिंगटन पोस्ट से छापे हैं। उसके बाद उसने कहा कि $22 बिलियन की इजराइल को अमेरिका ने, वो जो बाइडेन जो था वो पागल, वो उसने उनको मदद दी जो अपनी उम्र के उस हिस्से में था जहाँ पे लोग अपना नाम भूल जाते हैं। वो अपने घर कमरे की तरफ जाता था, बाथरूम में चला जाया करता था। उसने जो $22 बिलियन इजराइल को दिए हैं, जो 70% वॉर का खर्चा अमेरिका ने बर्दाश्त किया है, उस वॉर का जिसके लीडर को ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि ये जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, ये वॉर क्राइम में इन्वॉल्व है, ये क्रिमिनल है, ये जेनोसाइडर है, नरेंद्र मोदी जेनोसाइडर है। तो बात ये है कि वो जो दहशतगर्दी का जो एक अंतर भारत के अंदर पोशीदा है, वो पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं करने देगा। वो चाइना अगर चाहे बीगा तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया किसी तरह भी पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात देता है या इंडिया पाकिस्तान की कोई आपदा। यहाँ पे और तो और छोड़िए, नरेंद्र मोदी की क्या बात करते हैं। यहाँ पे तो इंडिया से जो डेलीगेशन आते हुए एक वो थर्ड क्लास इंसान आता है, क्या नाम है उसका, जावेद अख्तर, वो यहाँ के हमारे खाने खाता है, भारत में जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात करता सर है। वहां तो तमगे मिल रहे थे ना, इंडो पाक वॉर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जो हर्जा सराई कर रहा था, जो मुगलजात पकड़ा है, सर उनको तो तमगे मिल रहे थे। तो भाई तमगे इधर भी मिल रहे थे, लेकिन बात जो है ना वो भारत और चाइना की ट्रेड की हो रही है। जी बिल्कुल। तमगे तो जो दो मर्जी दिए जाए, हम भी तमगे दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। वो तमगों की तो क्या बात करें उन तमगों की, ठीक है। तो बात ये है कि दुनिया के हालात जो है वो इकोनॉमी पे चलते हैं। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है, पाकिस्तान को अपना ट्रेड वॉल्यूम जो वो चाइना के साथ बढ़ाना है, पाकिस्तान को अपना ट्रेड वॉल्यूम ईरान के साथ बढ़ाना है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान को कंपेल करना है, अमेरिकन को कहना है कि अगर आपने BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द डिक्लेयर किया है तो BLA और मजीद ब्रिगेड की और BLA की सपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है, तो उनको भी दहशतगर्द डिक्लेयर करें या उनको रोकें, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ना करें। बिल्कुल। तो ये जो तमाम चीजें हैं इनको रोकने की जरूरत है ताकि हम अपने आप को और एक बेहतर तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से दुनिया के सामने लेके चल सके। और इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान के रास्ते में आई है, अगर उस अपॉर्चुनिटी को फायदा ना उठाया तो फिर बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान। ठीक है गजनफर साहब। अली बुखारी साहब आपकी जानिब आऊँगा, बात कर लेते हैं माहौलियाती मौसमियाती तब्दीली की। जनाब ये जो कुछ भी हुआ, इस पूरी सूरत हाल में वफाक की क्या जिम्मेदारी बनती थी इससे निमटने के लिए, कुदरती आफात से निमटने के लिए? वफाक को क्या सूबे का बाजू नहीं बनना चाहिए था? अली साहब क्या आप सुन सकते हैं? जी मुझसे बात कर रहे हैं? जी अली साहब आपसे बात कर रहा था। ठीक है, परवेज संदिला साहब आपकी जानिब आता हूं। सर ये बताइएगा, इस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या सूबाई हुकूमत की तैयारी मुकम्मल थी, और हुकूमत और सूबे की मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए कितनी तैयारी है इस वक्त? तो देखें, जो जिसके पास बात करने की चीजें होती है ना, वो प्रोग्राम छोड़ के ऐसे ही जाते हैं। अली बुखारी साहब ने जैसे ही शुरू बात की ना, तो उन्होंने वो जो परवेज साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। परवेज साहब आपकी आवाज क्लियर नहीं है। कि वहां से इतने किलोमीटर पे बेस फलानी थी और फलां से इतनी बेस किलोमीटर, ये गैर देखें। फौज आज भी आपके जो 200 लोग आज शहीद हुए हैं ना, उसमें तो जो उन्होंने 200-400-500 लोगों को बचाया वो फौज बता रही है। जी मेरी आवाज अभी आ रही थी? जी परवेज साहब अभी मेरी आवाज आ रही थी? जी जी आपको आवाज आ रही थी मेरी? जी परवेज साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी आ रही है आवाज। आपको अपनी कारकर्दगी जी 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 मैंने कहा जी, अगर अली बुखारी साहब उस वक्त बताते ना कि उनकी हुकूमत ने 13 साल में KPK में कौन कौन से ऐसे कुदरती आफात निपटने के लिए काम किए, तो वो ज्यादा बेहतर था। बजाय उन्होंने उस पर बात करने के लिए वो आते सीधे कामरा बेस पे घुस गए कि कामरा बेस
फिर दूसरी बेस पे चले गए और फिर एंड पे उन्होंने पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी अदारे पे डाल दी कि ये सारा कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी है और वही उन्होंने करना था। देखें ऐसा नहीं है, 13 साल से तो कोई एक दफे ऐसे वाकयात नहीं हुए, वहां पर ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए, उससे पहले भी स्वात में हुए, उससे पिछले साल भी स्वात, और अब हर साल ये चीजें हो रही हैं। और बजाय के वहां पर वो जो हुकूमत है वो लोगों को इन दरियाओं से, इन जगहों से दूर रखे, वहां के या बहुत सारे दूसरे इंतजाम करे, या फिर इन हंगामी हालात में बदलने के लिए, इसको निपटने के लिए एक फोर्स बनाए, या फिर कोई ऐसा निजाम बनाए जो कि लोगों को पहले से पता हो। वो बिल्कुल बताने से कासर थे, लेकिन उन्होंने मरकज पर और फौज पर सारी तनकीद करके भाग गए। देखिए मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, इस वक्त यूरोपियन यूनियन से लेके अमेरिका से लेके पूरी दुनिया इस मसले से निपटने के लिए अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पे स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान के वफाक का बजट जो है उसमें से एक अच्छी भली जो अमाउंट है वो इन कुदरती आफात से निपटने के लिए रखी गई है, और वो उस पे काम हो रहा है। देखें, क्योंकि ये इससे पहले 3, 4, 5 साल बाद ऐसे आफत आती थी, अभी हर साल क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उससे जो पानी आगे आएगा वो मिसाइल पैदा करेगा, गर्मी ज्यादा बढ़ गई है और पानी जो है उसके वहां से अखराज का जो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा है, तो अब जाहिर है इस पे टाइम लगेगा। वफाक अपना काम करेगा, लेकिन सूबाई हुकूमतों को भी काम करना है, सूबाई हुकूमत को ठीक है, ठीक है, करना है। ठीक आप ये है। देखें ना कि उन्होंने बताया जी कि एक हेलीकॉप्टर था, 13 साल की हुकूमत में अरबों रुपए के, उनके पास इसके अलावा दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं है कि 13 साल में किया क्या है। ये क्योंकि ये मसला केपीके में है, ये प्रॉब्लम केपी में है, तो इसको इस हुकूमत को टैगल भी केपीके की हुकूमत को करना पड़ेगा। ठीक है परवेज साहब, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, गजनफर अली साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करते और न्यूक्लियर सलाहियत हमारे दिफा की ज़मानत है, पाकिस्तान के असासे पाकिस्तान के दिफा के लिए। सर आप बेहतर जानते हैं, दिफाई तजियाकार है सर, ये मैसेज खुसूसी किसके लिए था? क्या कोई इस वक्त ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि खुल के जो है उन्हें ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है हमारे वज़ीर दिफा की जानिब से? पहली बात यह है कि न्यूक्लियर का नाम ही नहीं देना चाहिए, ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है जो हम बड़े आसानी से कह देते हैं। और आपको पता है आज तक जो हिरोशिमा, नागासाकी और जापान में जो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज को, उनका आपको पता ही है। तो ये कहना कि जी हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियर में क्या करेंगे, आपने पहले तो कन्वेंशनल वॉर है उससे गुजरना है ना। तो वो कन्वेंशनल वॉर है, अभी आप जो कुछ आपने देखा वो कन्वेंशनल वॉर के तौर पे ही पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ ना। न्यूक्लियर है जरूर, लेकिन न्यूक्लियर एक डिटरेंस के तौर पे है। न्यूक्लियर जो है वो सिर्फ उसकी शील में आप कन्वेंशनल चीजों को देख के आगे चलते हैं। तो मैं तो कोई ख्वाजा आसिफ ने पहले भी बड़े सारे बयान दिए, अब मैं उनके बयान पे क्या तबसरा करूं। वो असल में तो जो पाकिस्तान की अल्लाह का शुक्र है स्ट्रेंथ है, जो कन्वेंशनल उसमें स्ट्रेंथ है वही काफी है। इंडिया अगर कहे कि जी हमने 2000 एक स्ट्रैटेजी बनानी है तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान उसके काउंटर स्ट्रैटेजी बनाएगा ना। ठीक है। और वो स्ट्रैटेजी उसी पे बेस करेगी जो इंडिया जिस तरह इंडिया करने की कोशिश कर रहा है या दुनिया में जो लेटेस्ट चीजें जो चल रही है, तो हम उसमें देखेंगे। अब इस वक्त जो है पाकिस्तान ने एक कन्वेंशनल तरीके से बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैंने आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान ने उस चीज का मुकाबला किया है और आने वाले दिनों में भी करेगा। ठीक है, इसलिए हमें देखना चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि पाकिस्तान में आपके फेडरल लेवल पे कह रहे हैं या प्रोविंशियल लेवल पे कह रहे हैं, किसी गवर्नमेंट की भी तैयारी नहीं है बहुत आउट ऑफ द वे जो नेचुरल आफत आ जाती है उनसे निपटने की। हमने एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, तो किसी को ब्लेम गेम में पड़ने के बजाय मेरा ख्याल है चीज को एक रिफ्लेक्टिव तरीके से देखना चाहिए। ठीक है गजनफर अली साहब, आप सर आपका पॉइंट सही है। गजनफर साहब आपका पॉइंट आ गया। सर प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जानिब है। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान परवेज़ संदेला साहब, अली बुखारी साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद थे। कुछ सियासी गुफ्तगू भी हुई, कुछ हवालों से भी बातचीत हुई और इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी बातचीत हुई। नाज़रीन,
बात मैं करूँगा कुदरती आफ़ात की, मौसमियाती माहौलियाती तब्दीली की, जिससे निमटने के लिए हमारे पास जैसे हमारे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब ने कहा कि हमारे पास इदारे मौजूद हैं, NDMA है, PDMA है, और अब तो आज मेरी भी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी DDMA मौजूद है। तो देखना ये होगा क्या क्लाउड बर्स्ट की प्रिडिक्शन मुमकिन थी या नहीं, इस हवाले से भी मज़ीद जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी फ़ाल करना चाहिए। इसको मौसर पता नहीं क्यों नहीं बनाया जाता, कुछ भी समझ में नहीं आता, और इस सिस्टम पर अमल पैरा होते हुए जो जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ के इलाके के जो मकीन हैं उनकी नकल मकानी भी की जाए, करवाई जाए, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी हो। साथ ही साथ एहतियाती तदबीर के हवाले से भी पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो है वो पहले से ही चलाने चाहिए, जो कि हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, या फिर इंतज़ामिया हो। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा एजाज़ को दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।